श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद जी BA कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, कल हमने SYBR सेमेस्टर 4 गुण 2 हिंदी दिव्या में देशकाल दिव्या में जो देशकाल एवं वातावरण पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए भाग 3 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम देशकाल एवं वातावरण भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। और कल हमने जो धार्मिक वातावरण के बारे में अभ्यास किया था और आज हम सांस्कृतिक वातावरण के बारे में अभ्यास करेंगे और आर्थिक व्यवस्था के बारे में और तत्कालीन कला के बारे में भी अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुनें। सांस्कृतिक वातावरण संस्कृति के अंतर्गत लोक जीवन और उसके विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। इसी दृष्टि से भी दिव्या का चित्रण विस्तृत और विपुल है। उस समय समाज में नृत्य, संगीत, चित्रकला एवं मूर्तिकला आदि को बड़े आदर के साथ देखा जाता था। मधु पर्व, ढोलोत्सव, वसंत उत्सव, मधुआ, रास, अभिसारिका की यात्रा, मरालिका, आत्मसमर्पण जैसे नृत्य आदि ऐसे ही प्रमाण है। तो यहाँ सांस्कृतिक वातावरण में जो लोक जीवन के बारे में बताया है और विविध पक्षों के बारे में चित्रण किया है। और दिव्या की जो चित्रण विस्तृत विपुल मात्रा में की है। उस समय समाज में जो नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि को बड़े बड़े आदर के साथ देखा जाता था। और मधु पर्व, ढोलोत्सव, वसंत उत्सव, मधुआ, रास, अभिसारिका की यात्रा, मराली, आत्मसमर्पण जैसे नृत्यों आदि को भी ऐसे प्रमाण है। इसके बाद तत्कालीन कला तो समारोह और उत्सवों का वर्णन दिव्या की विशेषता है। और इस प्रकार के वर्णनों में उपन्यासकार की सूक्ष्म दृष्टि, गंभीर ऐतिहासिक अध्ययन और सरस वर्णन शैली का स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उत्सव स्थानों को सुरुचिपूर्ण रीति से सजाया जाता था। चारण तोरिया बजाकर उनका स्वागत करते थे और अनेक प्रकार की वीणाओं, वंशियों, मुर्जों, कांस्य तालों और मृदंगों से वातावरण गूंज उठता था। संगीत और वाद्य एवं नृत्य कला उस समय अपने सर्वोत्कर्ष पर थी। मल्लिका के संगीत कार्यक्रम का एक दृश्य देखिए कि वाद्यों के स्वर मिले जाने पर मल्लिका ने शिष्य रूपी उद्गण के मध्य चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल विनिदंत स्वर में श्याम कल्याण का आलाप उठाया। आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनकी शिष्याओं ने स्थायी और अंतरा में सहयोग देकर सभा स्थल को गुंजा दिया। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किशलयी कोमल उंगलियों और मृणाल बाहुओं के संगीत के आरोह को इंगित कर रही थी। शिष्याओं के कंठ और वादकों के यंत्र से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके अंगितों का अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत की लहरों से भर गया। तो इसी तरह तत्कालीन कला में जो वाद्यों के स्वर मिल जाने की मल्लिका ने जो शिष्य रूपी उडंग के मध्य चंद्र के समान सुशोभित होकर कोकिल वंदन में आलाप श्याम कल्याण का आलाप उठाया है। और आलाप के पूर्ण हो जाने पर उनकी शिष्याओं के स्थायी और अंतरा में सहयोग देकर जो सभा स्थल को गुंजा दिया था। देवी मल्लिका मूर्तिमान राग के रूप में अपनी किशलयी कोमल उंगलियों और मृणाल बाहुलों संगीत के आरोह का अंगित कर रही थी। और शिष्याओं के कंठ और वादकों के यंत्र से निकली ध्वनि और जनसमूह का श्वास उनके अंगितों का एक अनुसरण कर रहे थे। सभा स्थल घनीभूत संगीत को लहरों से भर गया था। इसी तरह यशपाल ने दिव्या में तत्कालीन लोक जीवन अर्थात खान पान, रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा तथा मनस्थल के अनुरूप परिवेश आदि का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। सुरा और शशक का व्यापक प्रसार था। समाज चतुर्वर्णों में विभक्त होने के कारण प्रत्येक वर्ण का खान पान और वेशभूषा पृथक था।
तो यहाँ यशपाल ने दिव्या जो उपन्यास में जो तत्कालीन लोक जीवन अर्थात खान पान के बारे में बताया है और रहन सहन के बारे में भी बताया है और बोलचाल वेशभूषा के बारे में अपना मन स्थल के अनुरूप जो परिवेश का सजीव चित्रण किया है और शूरा और शशक का व्यापक प्रसार भी था और समाज चतुर्वर्णों में विभक्त होने के कारण प्रत्येक वर्ण का खान पान और वेशभूषा पृथक पृथक यानी अलग अलग देखने को मिलती थी। तो यशपाल ने पुष्पों के साथ साथ तत्कालीन नारियों के वस्त्राभूषण और सौंदर्य प्रसाधन आदि का चित्रण करते हुए तत्कालीन संस्कृति का चित्रण किया है। उन्हीं के शब्द में कुछ कुल नारियों के प्रसाधन और वेश विन्यास में विशेष लालित्य था। मुक्तालड़ियों द्वारा विविध प्रकार से गूंथे गए अने उनके केशों पर पुष्पों के अर्धचंद्र किरीट शोभायमान थे। मस्तक कान कंठ बाहुमूल कलाई और उंगलियों का चंद्रिका तुलिका लेखन कुंडल हार माला अंगद वलय और अंगूठियों से सुशोभित थे। उनके कंधों पर अनेक बल खाए जिन्हें उत्तरी के नीचे मेरुदंड पर गांठ बांधे कंचुक वस्त्र सम्मुख वक्ष की ओर फैलकर सूचिक वर्तुलों में उभर आए थे। तो यहाँ यशपाल ने तत्कालीन नारियों और वस्त्राभूषण के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन का भी चित्रण तत्कालीन संस्कृति में भी चित्रित किया है और राज्यों पात्रों के नाम संबोधन शिष्टाचार उपाधि उपादान अस्त्र शस्त्र आदि की सूचक शब्दावली द्वारा भी लेखक ने तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण को प्रस्तुत किया है। बोलचाल में विभिन्न संबोधनों का प्रयोग किया जाता था, जैसे अपने से श्रेष्ठ को आर्य आर्य तात आदि संबोधन प्रयोग किए जाते थे। दास दासियों द्वारा स्वामी और स्वामिनी को आर्य आर्य भद्र आदि कहा जाता था। तो स्नेह से वात्सल्य पूर्ण संबोधन वत्स वत्स्य बच्चे पुत्र पुत्री आदि प्रचलित था और आयुष्मान तथा सखी आदि संबोधनों का भी व्यवहार होता था। बौद्ध श्रमणों को भी बनते कहा जाता था। तो इस तरह सांस्कृतिक वातावरण में और तत्कालीन कला में अलग अलग राज्यों में जो पात्रों के नाम और संबोधन के बोलचाल बोली जाती थी और संबोधन किया जाता था और उपाधि उपादान और अस्त्र शस्त्र का सूचक शब्दावली थी और लेखक ने तत्कालीन कला की दृष्टि से और सांस्कृतिक वातावरण से भी यह प्रस्तुत किया है। और इसके बाद आर्थिक व्यवस्था। तो तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ण के लोग अपना अपना आर्थिक व्यवसाय करने में लगे हुए थे। व्यापारी वर्ग देश के विभिन्न भागों में और बाहर के देशों में जाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे। सार्थों का प्रचलन था। प्रेस्त की व्यापार प्रक्रिया से तत्कालीन व्यापारिक स्थिति का ज्ञान होता है और राजपुरुषों द्वारा प्रजा से कर वसूल करने की प्रथा प्रचलित थी और युद्ध काल में कर जबरन वसूल किया जाता था। समाज में अध्ययन अध्यापन करने वाले ब्राह्मण, आयुधजीवी सैनिक, व्यापार करने वाली श्रेष्ठी, तंतुवाय, चर्मकार, खड्गकार, पुष्प विक्रेता, गंध विक्रेता, मध्य विक्रेता, मांस विक्रेता, सेविका, वाहक, दास दासिया आदि अपने अपने कार्यों द्वारा आजीविका चलाते थे। तो इस तरह आर्थिक व्यवस्था में तत्कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो प्रत्येक वर्ण में लोग अपना अपना जो आर्थिक व्यवसाय करते थे, इसमें व्यापारी वर्ग था वो विभिन्न भागों में बाहर जाकर देशों में जाकर विभिन्न प्रकार के वस्तु को व्यापार करता था और सार्थों का प्रचलन करता था और प्रेस्त की व्यापार प्रक्रिया के तत्कालीन व्यापारिक स्थिति का ज्ञान भी होता था और राष्ट्रपुरुषों द्वारा जो प्रजा से कर वसूल करने की प्रथा भी प्रचलित थी और युद्ध काल में कर जबरदस्ती से वसूल किया जाता था और समाज में अध्ययन अध्यापन करने वाले जो ब्राह्मण और आयुधजीवी सैनिक यानी क्षत्रिय के रूप में और व्यापार करने वाले श्रेष्ठी, तनुवाई, चर्मकार, दास दासिया, सेविका, वाहक आजीविका चलाते थे। तो इस तरह तत्कालीन समाज में व्यक्ति अर्थ संचय हेतु आधुनिक युग जैसी पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। उस समय भी अर्थशक्ति निर्णायक थी। उन्मुक्त सैनिकों का स्वर्ण सिक्कों के बल पर किया गया उन्मुक्त आचरण, रुद्रधीर का अंशुमाला नृत्य पर अपना बहुमूल्य हार फेंकना तथा सबसे अधिक मारिश का धन के अतिरिक्त किसी की चीज से भी शुक्ल सुखा सकने का व्यंग्य आदि तत्कालीन समाज की आर्थिक परिस्थिति के भी ज्वलंत चित्र है। और इस तरह तत्कालीन समाज में जो एक आर्थिक व्यवस्था थी, तो इसमें पूंजीवादी और व्यवस्था की दौर गुजर रहा था। तो उस समय अर्थशक्ति निर्णायक भी थी और सैनिकों का स्वर्ण सिक्कों के बल पर जो किया गया उन्मुख आचरण था, और रुद्रधीर का अंशुमाला नृत्य पर बहुमूल्य हार फेंकना तथा सबसे अधिक मारिश का धन अतिरिक्त किसी के शीश को शुक्ल सुखा सकते था, और व्यंग्य आदि तत्कालीन समाज की आर्थिक परिस्थिति के ही ज्वलंत चित्र देखने को मिलता था। इसके बाद लास्ट में वातावरण का समग्र चित्रण। तो दिव्या में यशपाल ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्रों में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। इसलिए स्वयं यशपाल के शब्दों में दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। तो यहाँ यशपाल ने जो वातावरण के साथ जो समग्र चित्रण दिव्या के रूप में किया है, तो यशपाल ने कला और अनुराग के साथ साथ जो काल्पनिक चित्र ऐतिहासिक रूप में जो वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का जो प्रयत्न किया है, इसलिए स्वयं यशपाल के शब्दों में जो दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। और लास्ट में निष्कर्ष, वस्तुतः दिव्या एक काल्पनिक कथा ही है जिसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उपन्यासकार ने आरोपित कर दिया है। दिव्या में उपर्युक्त देशकाल वातावरण चित्रण करके लेखक ने बौद्धकालीन उत्तर भारत के समाज को पाठक के सम्मुख साकार कर दिया है। बौद्धकाल की समाज व्यवस्था, धर्म, दर्शन, जीवन पद्धति, रहन सहन, गण व्यवस्था, नगर समाज, सभा उत्सव, वेशभूषा, नृत्य, संगीत आदि का वर्णन प्रस्तुत कर ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण का सफल प्रयास हुआ है। तो यहाँ निष्कर्ष में हमने देखा कि दिव्या एक काल्पनिक कथा ही है जिसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उपन्यासकार ने आरोपित कर दिया है। दिव्या में उपर्युक्त देशकाल वातावरण चित्रण करके लेखक ने बौद्धकालीन उत्तर भारत के समाज को पाठक के सम्मुख साकार भी कर दिया है और बौद्धकाल की समाज व्यवस्था जो थी इसके बारे में भी बताया है, धर्म दर्शन भी किया है, जीवन पद्धति, रहन सहन, गण व्यवस्था, नगर समाज, सभा उत्सव, वेशभूषा, नृत्य, संगीत आदि का वर्णन प्रस्तुत ऐतिहासिक दिव्या में वातावरण के निर्माण के साथ साथ सफल एक प्रयास भी किया है। हाँ, तो छात्र व छात्राएं, हमने जो दिव्या में चित्रित देशकाल एवं वातावरण पर जो अपना विचार प्रस्तुत किया है, तो इसमें यशपाल ने जो राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक व्यवस्था वातावरण का समग्र चित्रण सभी मुद्दों के लक्ष्य में ध्यान में रखकर जो देशकाल और वातावरण के बारे में जो विचार प्रस्तुत किया है वो ठीक है। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम ये देशकाल एवं वातावरण भाग 4 के बारे में अभ्यास किया है। अस्तु।